बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। और इस चैप्टर में हम मेनली कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी बच्चों के रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी कैंसर है वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत आसान, और ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले हमने एडल्ट्स में पढ़ा है, तो अब हम वही चीज़ें बस बच्चों के अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत सारी इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ है पेपर के हवाले से, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको याद रखनी चाहिए। बाकी इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ी, या बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ ऐसी होगी जो मुझे लगे कि न्यू है या फिर उस पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, वो मैं करूँगा। और जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या आपको पता होगा, ठीक है, तो उसको हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन और पीडियाट्रिक केयर वगैरह देखेंगे, नर्सिंग केयर के बारे में बताएंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, और ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बयान की गई है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पेपर में ये पूछी जाए, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह के बारे में, तो हमने इस कैंसर जब भी हम पढ़ते हैं तो कैंसर हमें पता है कि दो किस्म का होता है। एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। तो बिनाइन यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैंसर की शुरुआत है, यानी कैंसर का पहला स्टेज है और कैंसर शुरू हो चुका है, लेकिन ये स्लो ग्रोइंग सेल होते हैं, यानी कि सेल्स ग्रो तो हो रहे हैं कैंसर के, लेकिन ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, तकरीबन नॉर्मली होते हैं। अगर आपने उसको मतलब टाइम पे ट्रीट किया, देखा, पकड़ लिया, ठीक है, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो और बहुत आसानी के साथ वो कैंसर ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इस तरह के ट्यूमर को जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हो, ठीक है, और इस तरह हो कि मतलब जैसे नॉर्मल सेल्स है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली आ गई होगी, ठीक है, इस तरह के कैंसर को हम बिनाइन कहते हैं। दूसरा है ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल जो है हमारे वाइट सेल्स होते हैं, और जब वो एमेच्योर होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो जब एमेच्योरली बॉडी के अंदर पैदा होते हैं तो उसको हम ब्लास्ट सेल कहते हैं। क्लियर मार्जिन यानी कि सेल की जो बाउंड्री होती है, एक सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन है और कहीं पे जाके वो ख़त्म होता है, तो उसके जो मतलब प्रॉपरली उसकी बाउंड्रीज़ है, मार्जिन्स उसके सब कुछ सही है, आउटर मोस्ट लेयर उसका प्रॉपरली मौजूद होता है, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल सेल कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी, जब भी वर्ड एक्स्ट्रा मेडुलरी आता है इसका मतलब होगा कि आउट ऑफ द बोन मेरो कुछ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हेमेटोपियोसिस। हेमेटोपियोसिस हमेशा हम ब्लड के डेवलपमेंट को कहते हैं, यानी कि जब बोन मेरो में, सॉरी, ब्रेन में नहीं, जब बोन मेरो में ब्लड डेवलप हो रहा होता है, ब्लड बन रहा होता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम हेमेटोपियोसिस कहते हैं। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, ये आपको पता है, नाम से ही पता चलता है, जब भी वर्ड मेगेली आता है इसका मतलब होता है इनलार्जमेंट। हेपेटो का मतलब होता है लिवर एंड स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, ठीक है। तो जब स्प्लीन और लिवर के साइज़ में इंक्रीज़ आ जाएँ, ठीक है, वो अपने साइज़ से बढ़ जाएँ, इसको हम कहते हैं हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, यानी कि जब ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ लिवर है तो हेपेटोमेगेली कहेंगे, सिर्फ स्प्लीन है तो स्प्लीनोमेगेली कहेंगे, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये आप पैल्पेशन पे आपको फ़ील होंगे जब आप इसको, क्योंकि लिवर और स्प्लीन दोनों थोड़े डेंस ऑर्गन होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आप इतना आसानी के साथ फ़ील नहीं कर सकते ऑन पैल्पेशन। लेकिन जब ये हेपेटोमेगेलो या हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो जाती है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ पैल्पेट कर सकते हो, ठीक है। इम्यूनोसप्रेशन हमें पता है कि जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, वीक हो जाए, काम सही तौर पर नहीं कर रहा हो, उसको हम इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं। और एंट्राथीकल मतलब कि जो जो भी चीज़ जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो, जो भी प्रोसेस जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा हो, दैट इज़ एंट्राथीकल, ठीक है। अच्छा, लीकोकोरिया मतलब ये कि आपके जो रिफ्लेक्स है या जो हमारे आइज़ होते हैं, प्यूपिल, ठीक है,
प्यूपिल के पीछे आपको वाइट कलर का पेच नज़र आएगा, ठीक है। वो प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेकिन वाइट आपको अपीयरेंस नज़र आता है इन द आईज, जिसको हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। एंड लिम्फ एडेनोपैथी, लिम्फ एडेनोपैथी का हमें पता है कि जब हमारे जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स हमें पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। स्पेशली आप कह सकते हो टॉन्सिल, एडेनाइड वगैरह, जब यहाँ पे ये स्वेल हो जाए, साइज में बड़े हो जाएं, ठीक है, और फील होना शुरू हो जाए एंड पल्पेशन, दैट इज कॉल्ड लिम्फ एडेनोपैथी। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेलेग्नेंट हर उस कैंसर को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता हो, इन्वेसिव हो और अनरेगुलेटेड ग्रोथ हो, मतलब कंट्रोल ग्रोथ ना हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बॉडी के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में फैलता जा रहा हो, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैंसर हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह के कैंसर को और कैंसर के फैलाव को हम मेलेग्नेंसी या मेलेग्नेंट कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफीनिया जैसे नाम से पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम का काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, यानी कि बाहर से आए हुए चीज़ों को खाने का काम करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब उनका लेवल बॉडी के या ब्लड के अंदर कम हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ टर्म है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि किस तरीके से आप उसका इलाज कराओगे, किस किस थेरेपी, ड्रग थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल थेरेपी, फॉलो अप केयर वगैरह से आप गुजरोगे, मरीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे, इन सब को मिला के हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जैसे नाम से ही पता चलता है, रिडक्शन इन द प्लेटलेट काउंट, जब आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएं, ठीक है, और उसमें मतलब पूरे तौर पर जितने होने चाहिए उतने ना हो, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अच्छा, जब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम महसूस होंगे, जैसे कि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ब्लड रुकने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और ब्रूजिंग हो सकती है, ब्रूजिंग यानी कि जब नीचे स्किन के नीचे जब ब्लीडिंग होती है तो स्किन आपको बिल्कुल रेड कलर की नज़र आती है बाहर से, ठीक है। और जगह-जगह पे आपको उसी तरह के खून के दाग धब्बे से नज़र आएँगे जो कि अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इन दाग धब्बों को नहीं, इसको तो हम ब्रोजिंग कहते हैं। जो प्लेटलेट्स की कमी है, तो प्लेटलेट्स की कमी को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा है न्यूप्लाज़्म। न्यूप्लाज़्म का वर्ड जो है इस नाम से ही पता चलता है, न्यूप्लाज़्म यानी कि कोई नया पार्ट, कोई नया हिस्सा। अब जब हम इस बात न्यूप्लाज़्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि कोई नया ट्यूमर, यानी कि बॉडी के अंदर कोई नया ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है। वो कैंसर बिनाइन हो सकता है या फिर मेलेग्नेंट हो सकता है, और आप इसको जो है कैसे पहचानोगे कि वो फैलेगा, बाकी टिश्यूज़ में इन्वेस्ट होगा, ठीक है, अंदर जाएगा, उसमें जो है वो स्प्रेड होता जाएगा, ठीक है। इस तरह के इस मास को, जो कि एक न्यू मास हो, एक ट्यूमर हो, उसको हम न्यूप्लाज़्म कह सकते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हो कि जब कैंसर फैलना शुरू हो जाए, ट्यूमर बनना शुरू हो जाए, उसको हम न्यूप्लाज़्म कहते हैं। अच्छा जी, कैंसर जो है वो हमारे बॉडी में 2 तरीके से फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। एक होता है बाय इन्वेजन, जिसमें सेल जो है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड डिसऑर्डरली फैशन में जो है वो ग्रो होते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हाथ में कैंसर है, तो हाथ में वो सेल बड़े तेज़ी से ग्रो होंगे, ठीक है। और उसी जगह पे जहाँ पे कैंसर है, उसी जगह पे आपको एक मास सा नज़र आएगा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ सेल्स ग्रो होंगे। दूसरा होगा भाई मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होगा कि सेल एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो प्राइमरी कैंसर का साइट है, जहाँ पे कैंसर शुरू हो चुका है, वहाँ से पूरी बॉडी में वो फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हाथ में है तो हाथ से जाते जाते शोल्डर में जाएगा, शोल्डर से चेस्ट में जाएगा, चेस्ट से फिर एब्डोमेन में जाएगा, और इसी तरह आपकी पूरी बॉडी को अपने लपेट में ले लेगा, ठीक है। तो 2 तरीके से आपका कैंसर जो है वो फैलता है, बाय इन्वेजन और बाय मेटास्टेसिस।
इन्वेजन का मतलब कि अपनी जगह पे हैं और अभी सेल जो है वो डिवाइड होने लग गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक मास आपको बनना शुरू हो जाएगा, आपको नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा भाई मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस में कैंसर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है, ठीक है। अब देखें, कैंसर के जो सेल्स है वो बहुत प्रोग्रेसिवली यानी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो क्या होते हैं, फैलते हैं, और इसमें आपका दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म दियर इंटेंडेड फंक्शन। वही बात कि जब कैंसर के सेल ग्रो करते हैं तो उनके डीएनए में चेंजेस आते हैं, उनका जो डीएनए होता है वो कैंसरस डीएनए बन जाता है, और वो अपने सेल के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो नहीं कर पाते। तो वो जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन पास होंगे किसी दूसरे बंदे को, बच्चे को, ठीक है, वो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास होंगे। तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वेसल्स और वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट या फिर जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो इसकी वजह से क्या होंगे, डैमेज हो सकते हैं, सप्रेस हो सकते हैं, और इसकी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम्स महसूस होंगे जो कि यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक मास महसूस होगा, परप्यूरा, परप्यूरा मतलब कि उस जगह पे आपको एक मास होगा और वो उस जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाएगा। आप पेलर यानी कि बिल्कुल पीले कलर की आपकी बॉडी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, वाइटिश रिफ्लेक्सेस जो मैंने आपको बताया, लीकोकॉर्निया, ठीक है, लीकोकोरिया भी आप कह सकते हो, जिसमें आपके आइज़ के अंदर वाइट कलर के पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। वॉमिटिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ये वही बात कि सुबह सुबह वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग जब किसी को हो तो वो अक्सर बहुत ज़्यादा लेट साइन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब कैंसर फैल चुका होता है उसके बाद उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा रिकरेंट और परसिस्टेंट फीवर, यानी कि बार बार फीवर का आना या मुसलसल फीवर का रहना, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी चीज़ें कोवर्ट जो लिखा हुआ है ना, साइन सिम्टम दैट में बी कोवर्ट, कोवर्ट यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वही हो, ठीक है, किसी दूसरी बीमारी के भी ये अलामात हो सकते हैं, जैसे कि बोन पेन, ठीक है, या फिर हेड एक, परसिस्टेंट लिम्फ एडेनोपैथी, लिम्फ नोइड्स या लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो हमेशा यानी कि तकरीबन हर टाइम स्वेल रहते हैं। अच्छा, बैलेंस, चेंज इन बैलेंस, गेट एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, बॉडी में क्या कहते हैं, चलने फिरने में मसला, उठने बैठने में मसला, पर्सनैलिटी, गुस्सा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होगा, ठीक है, और फटीग, मलेज़, ये सारी चीज़ें। मलेज़ का मतलब होता है सुस्ती, बंदा बिल्कुल सुस्त सा पड़ा होता है। अब जब हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसकी इलाज की बात करते हैं, तो इलाज 4 तरीके से हो सकता है। कीमोथेरेपी यानी कि थ्रू मेडिसिन, ठीक है, सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, और इसके अलावा हेमेटोपियोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सेल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है ये अभी अभी एक नया टेक्निक है। तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, वही करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये उन बच्चों में ज़्यादातर करते हैं जिनको ब्लड कैंसर हो। बाकी जो चीज़ें हैं जो पहले के 3 है ये हर कैंसर में तकरीबन काम आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम एक-एक कैंसर पढ़ेंगे और एक-एक कैंसर के जो मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ल्यूकीमिया लिखा हुआ है तो इसका पूछा जा सकता है। आगे आप और भी बहुत सारे पढ़ेंगे तो हर कैंसर का जो नाम है उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो वर्ड है, जब ये वर्ड आएगा तो इस बात का मतलब क्या होगा और ये किस कैंसर की बात हो रही होगी। अच्छा जी, तो फर्स्ट कैंसर जो आपको बताया जा रहा है दैट इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली उन बच्चों में जिनकी उम्र 15 साल से कम हो, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जिन बच्चों की उम्र 15 साल से कम हो उनमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो हमारे बोन मैरो से बनते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है? वो उतने तादाद में नहीं बन पाते जितनी उनकी ज़रूरत होती है बॉडी को, ठीक है? तो जब वो अपने नंबर में कम हो जाते हैं और बॉडी में उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और बॉडी को इतने मिलते नहीं हैं,
तो बॉडी में ब्लड की कमी आ जाती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट, इन सब की कमी आ जाती है और ये एक किस्म का कैंसर बन जाता है और इस तरह के कैंसर को हम कहते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, अब ल्यूकीमिया जो है ये फर्स्ट एक ऐसा कैंसर था जिसका हमने देखा कि भाई हम इसका इलाज कर सकते हैं और ये क्योरेबल है, यानी कि ये पहला ऐसा कैंसर है जिसका हम इलाज कर सकते थे, यानी कि बचपन में उसका इलाज हो सकता है अगर किसी बच्चे को ये मसला हो। ठीक है, यानी कि कैंसर के इलाज का जब साइंटिस्ट या फिर जो डॉक्टर फील्ड, मेडिकल फील्ड के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो देख रहे थे तो उनको फर्स्ट कैंसर के बारे में, ल्यूकीमिया के बारे में पता चला कि भाई ये चीज़ क्योरेबल है, यानी कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायग्नोस करो, प्रोग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट इसकी कर सकते हैं। बाकी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, जब आपकी इटियोलॉजी पे आते हो यानी इसके कॉजेज़ पे आते हो तो मेन इसका एग्जैक्टली कॉज जो है वो अननोन है, यानी कि पता नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर बार बार आप रेडिएशंस के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो या कोई केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई इस तरह के अभी मतलब कोई मदर प्रेग्नेंट है और वो अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह कर रही है, तो जो बच्चा पैदा होगा तो शायद उसको ल्यूकीमिया हो यानी मसला हो। ठीक है, या फिर इसी तरह वो चीज़ें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, यानी जो कीड़े मार दवाइयाँ वगैरह होती है, उनके साथ अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तकरीबन बचपन के जितने भी कैंसर होते हैं यानी बच्चों में जितने भी कैंसर पाए जाते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली तकरीबन 40% कैंसर का जो रेशो है वो ल्यूकीमिया होता है, यानी कि अगर 100 बच्चों को कैंसर है तो उसमें से शायद 40 बच्चों को ल्यूकीमिया हो और 60 बच्चों को बाकी अलग अलग कैंसर्स होंगे। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर जो बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, अब आप इसके साइन सिम्टम देखोगे तो मैंने आपको जो पहले बताए वही थे जो कैंसर के साइन सिम्टम अभी हमने पढ़े, फीवर, पेलर, एक्सेसिव ब्रूजिंग। ब्रूजिंग का वर्ड जहाँ भी आता है इसका मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से आपको स्किन के अंदर की तरफ से रेड कलरेशन नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा बोन और जॉइंट पेन, लिम्फ एडेनोपैथी, मैलेज, मैलेज वही जो सुस्ती और लेजीनेस बताया मैंने, और हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, ये सारी चीज़ें आपको एक बच्चे में महसूस होंगी तो मतलब उसको ल्यूकीमिया का मसला हो सकता है। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? सीबीसी करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, मतलब उसका एक कोई टुकड़ा या कोई उसकी सेल लेके देखते हैं कि भाई ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके अलावा सीएसएफ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो लंबर पंक्चर करके लेते हैं। ठीक है, अगर सीएनएस उनमें इन्वॉल्व है तो उसका लंबर पंक्चर से भी पता चल जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका कीमोथेरेपी होता है कि आप बच्चे को मतलब मेडिसिन वगैरह दोगे। ठीक है, तो उससे तकरीबन वो ठीक हो जाएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब आप एक ल्यूकीमिया वाले बच्चे को या एक कैंसर के इसी तरह के पेशेंट को डील करते हो, तो सबसे पहले आप उसके वाइटल साइन मॉनिटर करोगे, उसका टेम्परेचर स्पेसिफिकली देखोगे, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव ना हो ज़्यादा। ठीक है, सीबीसी का टेस्ट बार बार करवाते रहोगे, देखते रहोगे कि सीबीसी में डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी और प्लेटलेट्स की तादाद कितनी है। ठीक है, क्योंकि मेन मसला ही उसका है। इसके अलावा आप उनको हैंड वॉशिंग और ये सारी चीज़ें बताओगे, फैमिली को चीज़ें बताओगे। ठीक है, और स्किन कलर बच्चे का देखोगे, उसकी ब्रेक्स वगैरह ना हो, स्किन डैमेज ना हो, कोई रेडनेस वगैरह नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चाइल्ड माउथ फॉर डेली अल्सर और ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि बच्चे की मुंह जो है वो आप देखोगे कि कोई अल्सर, ज़ख़म, ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, क्योंकि लिम्फेडेनोपैथी की वजह से हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा उसको बाउल हैबिट्स के बारे में बताओगे कि भाई अगर आपको वॉशरूम जाना है तो टाइम पे जाओ, जब भी आपको फीसेस यानी कि फील हो, यूरिन फील हो, ठीक है, तो उसी टाइम जाना चाहिए। आप अच्छे बाउल हैबिट्स बनाओ। इसके अलावा स्टेरलाइज टेक्निक वगैरह यूज़ करेंगे, वो तो हमें पता है कि जब भी ड्रेसिंग वगैरह करनी है, कोई आईवी पास करनी है, तो चाहिए कि स्टेरलाइज यानी कि सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और जरासीम से उसको दूर रखें। और पैरासीटामोल वगैरह दें, एंटीबायोटिक्स दे दें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होंगे बुखार के लिए या फिर किसी भी मतलब इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो आप वो उसको दे सकते हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर हमारे मतलब बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कैंसर था वो था ल्यूकीमिया, और सेकंड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब ये कि ब्रेन के अंदर आपके ट्यूमर्स बन जाएंगे, वहाँ पे मासेस बन जाएंगे जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको नाम से ही पता चलता है। इसका भी कोई एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है, बाकी वही हेरेडिटी और इम्यून सप्रेशन और रेडिएशन वगैरह की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये तकरीबन 35% होता है। ल्यूकीमिया था 40% और ये 35% बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपको तकरीबन बताया गया है कि इसको ब्रेन ट्यूमर को हम मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से फिर जो जितना भी होगा, ठीक है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर जो 100% है उसको हम ब्रेन के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है वो तकरीबन 40% होता है। एस्ट्रोसाइट्स वो सेल होते हैं जो ब्रेन के अंदर वही रिकवरिंग और मुख्तलिफ CSF वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, सेरेब्रम का जो फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, 20% उसमें मेडुला ओब्लॉन्गेटा जो पार्ट है उसमें तकरीबन पाया जाएगा, जिसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं। 10 to 15% ब्रेन स्टेम में पाया जा सकता है। ठीक है, 7 to 10% हमारे क्रेनियोफेरेंजियोमास, ठीक है, यानी कि क्रेनियम और फेरिंग्स के बीच का जो एरिया वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह को भी डिस्टर्ब कर सकता है। एंड 10% और एपेंडिमोमास, ठीक है, एपेंडिमोमा जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड स्पेशली एपेंडाइमल सेल जो है ये CSF प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कुछ इधर उधर हो सकती हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म को मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये परसेंट वाइज आपने नाम के साथ याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, जब ब्रेन ट्यूमर किसी बच्चे को हो तो उसके साइन सिम्टम थोड़े से बाकी कैंसर के मुकाबले में अलग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के ब्रेन शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें होगा एटेक्सिया, यानी कि बच्चा जो है शायद मूव ना कर पाए, ठीक है, या बात ना कर पाए। ठीक है, तो वो चलने फिरने में उसको मसला होगा। इसके अलावा पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज़, हाथ जो होते हैं स्पेशली अपर एक्सट्रीमिटीज़ वो उसके कंट्रोल में अक्सर नहीं होते और पुअर कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि वो हाथ से लिख नहीं पाएगा। अगर लिखना चाह रहा है, कोई चीज़ उठाना चाह रहा है तो वो उठा नहीं पाएगा। विजुअल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि नज़र में मसले हो सकते हैं। इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, खोपड़ी के अंदर। इरिटेबल, लेथार्जिक, फीड पोअरली एंड एबनॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस, वही बात कि उसको चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, इसके अलावा वो सुस्त सा होगा, लेथार्जी होगी, खाना नहीं खाएगा और हेड का साइज शायद बड़ा हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, और हेडेक रहेगा, सर दर्द मुसलसल रहेगा और उसको सीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइन सिम्टम जो बाकी कैंसर से अलग होंगे जब किसी को ब्रेन ट्यूमर हो। ठीक है, अच्छा, और डायग्नोज कैसे करेंगे? MRI, सीटी स्कैन, PT और CSF, ठीक है, इन सब की मतलब मदद से आप डायग्नोज कर सकते हो। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, सर्जरी करेंगे और कीमोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। आपका नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि आप उसको एज नीड के हिसाब से आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे। अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार है तो बुखार के लिए कुछ दोगे, दर्द है तो दर्द के लिए कुछ दोगे, ठीक है, या फिर नींद नहीं आ रही तो नींद के लिए कुछ दोगे। इसी तरह की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप उसको दोगे। अब इसके अलावा आप उसको MRI, सीटी स्कैन वगैरह के लिए रेडी करोगे और उसका लंबर पंक्चर जो है वो करवाओगे। ठीक है, ये आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा कैंसर। नंबर 3 इज़ मेलिग्नेंट लिम्फोमा, और इसके नाम से पता चलता है कि जब लिम्फोमा की बात आ रही है तो लिम्फ नोड्स की बात हो रही है। ठीक है, और जब लिम्फ नोड में न्यू प्लाज्म यानी कि न्यू कैंसर या न्यू ट्यूमर आना शुरू हो जाए, लिम्फोइड सेल जो होते हैं स्पेशली, ठीक है, तो उसको हम मेलिग्नेंट लिम्फोमा कहेंगे। और मेलिग्नेंट लिम्फोमा जो है ये थर्ड कैंसर है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 20%। पहले था 40, फिर था 35
और अब है 20, ठीक है। यानी कि बचपन में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें से 20% कैंसर मेलिग्नेंट लिम्फोमा होते हैं, और उन बच्चों में ये ज़्यादा होता है जो 20 साल से कम उम्र के होते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन हॉजकिन और दूसरे को कहते हैं हॉजकिन लिम्फोमा। इसमें आगे वैसे आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन। इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, जैसे कि उम्र के हिसाब से बच्चों में ज़्यादातर हॉजकिन पाया जाता है और बड़ों में नॉन हॉजकिन पाया जाता है, ठीक है। सेल के हिसाब से भी इसमें डिफरेंस होता है, फैलाव के मेटास्टेसिस के हिसाब से भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप समझ लें कि लिम्फोमा के दो टाइप्स होते हैं, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन, ठीक है। अच्छा, जब आप इसकी कॉजेज़ पे आओगे तो किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या इम्यूनोलॉजिकल यानी कि इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है, या किसी एनवायरनमेंट के मसले की वजह से, जैसे रेडिएशन, केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उन सारी चीज़ों की वजह से, या स्मोकिंग वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स क्या होंगे? वही एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, जो एब्डोमेन है उसमें मरोड़ से महसूस होंगे, ठीक है। कंस्टिपेशन हो सकता है, पेन हो सकता है, एनोरेक्सिया यानी कुछ खाना पीना नहीं होगा, वेट लॉस होगा, एसाइटिस जो पेट में पानी जमा होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन विथ वोमिटिंग एज लास्ट साइन, यानी कि उसको वोमिटिंग होगी, ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग जब उसको है तो मतलब वो एक बहुत ही लेट साइन है, बहुत ज़्यादा आखिरी साइन है, और ये अगर किसी बंदे को ड्यूरिंग कैंसर वॉमिटिंग हो रही है बार बार, तो ये मतलब कैंसर काफ़ी हद तक फैल चुका है। उसके लिम्फ नोड जो होते हैं वो एबनॉर्मल होंगे, और ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब लिम्फोमा है तो एबनॉर्मल ही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो लिम्फ नोड होते हैं वो सर्वाइकल रीजन में यानी कि नेक के रीजन में, और एक्सिलरी जो आर्म पिट्स होते हैं इस रीजन में काफ़ी बड़े होंगे, लिम्फ नोड एडिनोपैथी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंग्वाइनली यानी कि जो नीचे ग्रोइन एरिया होता है वहाँ पे ये इतना ज़्यादा लेस कॉमनली बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है कि ग्रोइन एरिया में इतने बड़े नहीं होते जितने सर्वाइकल और आर्मपिट या फिर एक्सिलरी एरिया में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिम्टम प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, और जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो हार्ट के मसले होंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो सांस के मसले होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो खाने पीने या फिर इसी तरह खाना हजम करने के मसले होंगे। तो ये सिस्टम वाइज उसके साइन सिम्टम होंगे। अच्छा, डायग्नोज में वही सीटी स्कैन, एक्सरे, लंबर पंक्चर और फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, और मैनेजमेंट इसकी यानी कि इलाज आप इसका कीमोथेरेपी, सर्जरी या फिर मेटाबॉलिक स्टेट यानी कि खाने के ज़रिए भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आपकी वही हाइड्रेशन यानी कि उसको पानी देना है, बार बार हाइड्रेटेड रखना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, और उसका पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद उसका केयर करना है, ख़्याल रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट कैंसर है दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा का वर्ड जहाँ भी आता है तो इससे भी आपको पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। ऑस्टियो का वर्ड आपको बोन्स का बताता है, ठीक है, और सार्कोमा तो कैंसर है। जब ऑस्टियोसार्कोमा का वर्ड आता है इट मीन्स द कैंसर ऑफ द बोन्स, ठीक है, और ये इसको आप ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी कह सकते हो। तो जब बोन्स में कैंसर बनने लग जाएँ, बोन्स में मैलिग्नेंसी आ जाए बच्चों के अंदर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसार्कोमा। अच्छा, इसका भी एग्जैक्ट कॉज वही अननोन है, जितने भी कैंसर होते हैं उसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है किस वजह से हुआ, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही के फीवर होगा, ठीक है, पेन होगा, और इसके अलावा पेल्पेबल मास आपको महसूस होगा, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा। इसके अलावा फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्योंकि बोन का कैंसर है तो वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकते हैं, और उसमें डायग्नोज का भी वही सेम बताया गया है बार बार जो आ रहा है। सर्जिकल कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी उसका मैनेजमेंट है। नर्सिंग इंटरवेंशन में आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे और कंफर्टेबल कराओगे बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैंसर है दैट इज़ रेहब्डोमायोसार्कोमा।
हेब्डोमायोसार्कोमा जो है ये सैंपल है मसल्स का कैंसर, ठीक है। जब मसल्स का कैंसर और स्ट्रिएटेड टिश्यू जो होते हैं, स्ट्रिएटेड टिश्यू भी मसल्स ही होते हैं जिनके ऊपर धब्बे से होते हैं। आपने कभी एंटर में पढ़ा होगा फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ठीक है, कि स्ट्रिएटेड मसल्स और स्ट्रिएटेड टिश्यूज़ क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताने लग जाऊंगा तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल आप यही समझ लो कि मसल्स और मसल्स के जैसे जो और टिश्यूज़ है जो कंट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है, मेनली मसल्स ही होते हैं। जब उनका कैंसर हो, उनकी मैलिग्नेंसी हो, अच्छा मैलिग्नेंसी का वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका मतलब भी कैंसर ही होगा, ठीक है। तो इसका इस तरह के कैंसर को रैप्डोमायोसार्कोमा कहते हैं और ये ज़्यादातर हेड और नेक में होते हैं। यानी कि बच्चों जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें रैप्डोमायोसार्कोमा का जो कैंसर है वो या तो हेड के मसल्स में होगा या फिर नेक के मसल्स में होगा या ट्रंक यानी कि पीछे की तरफ पीठ के मसल्स में होगा, ठीक है, या फिर हाथ के मसल हाथों में ये थोड़े से ओल्डर चिल्ड्रन में होगा। जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनमें ये हाथों में हो सकता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये हेड, नेक और ट्रंक में होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉजेज वही फैमिली हिस्ट्री और अननोन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? मैनिफेस्टेशन इसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये ट्यूमर है कहाँ पे। जैसे कि आप देखोगे अगर पीरी ऑर्बिटल एरिया यानी कि आंखों के पीछे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे की आंखें डिस्टर्ब होंगी, जैसे कि उसके जो आईलिड्स होंगे वो नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है, आंखें बाहर की तरफ आने लग जाएंगी, जिसको हम एक्सो अपथल्मोस कहते हैं या प्रोटोसिस भी कहते हैं, यानी कि बल्जिंग आउट जिसको हम कहते हैं। और अगर हाथों में है तो जाहिर बात है उसका जो रेंज ऑफ मोशन होगा, हाथों का जो घूमना फिरना होगा, यानी कि हाथों से आप जितने भी काम कर सकते हो वो लिमिटेड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। डायग्नोज में दोबारा वही बताया गया है, ट्रीटमेंट भी सेम। और नेक्स्ट जो आपको अच्छा नेक्स्ट है ये नेक्स्ट आपको बताया गया है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा इज अ रेयर मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एम्ब्रियोनिक न्यूरल रेटिना। रेटिना का आपको पता है कि ये आई की एक लेयर होती है जिस पे इमेज बनती है और वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा कम पाए जाने वाला कैंसर है बच्चों में, ठीक है, जिसमें बच्चे के आई के अंदर ट्यूमर बनता है। और आपको पता होगा कि जब आई के अंदर ट्यूमर बनेगा तो क्या होगा, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं इसके कॉजेज, ठीक है। मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम में क्या होगा, ल्यूकोकोरिया यानी कि वही बात के आई के पीछे की तरफ आपको वाइट पैचेस महसूस होंगे। स्टारबिस्मस रिजल्टिंग फ्रॉम विजन लॉस। स्टारबिस्मस यानी कि स्टारबिस्मस का मतलब होता है कि दोनों आईज सेम लाइन में नहीं होंगी, दोनों आईज टेढ़ी हो चुकी होंगी, ठीक है, यानी कि दोनों आईज बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगी, एक टेढ़ी होगी या दोनों टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। और विजन लॉस होगा, ये तो हमें पता है। इसके अलावा पेन होगा, आंखों में रेडनेस होगी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज हो सकती है। डायग्नोज में सेम चीज़, ठीक है। और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट भी सेम, ठीक है। और नर्सिंग इंटरवेंशन आपका वही फैमिली सपोर्ट करना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देना है, कोई इन्फेक्शन हो उसको ट्रीट करना है, देखना है, रीअश्योरेंस ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये आपको उसके बताया गया है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम हॉजकिन और नॉन हॉजकिन पे तो नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाला चैप्टर क्लोज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।